हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। समन्वित खेती करके लाखों कमा रहे किसान से मुलाकात। कम पानी में तोरिया की खेती है फायदे का सौदा। आज किसानों की जोत कम हो रही है और किसानों को परंपरागत खेती से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज हम आपको जिला जयपुर के किसान बनवारी लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो नई नई तकनीकियों को अपनाकर समन्वित तरीके से खेती कर रहे हैं और सालाना लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज। मेरे पास ये 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो मैं 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो इसमें समय नियुक्त खेती करता रहता हूँ। और इसमें ग्वार, बाजरा है, मूंगफली है, हरा चारा है, रंजगा है, ये इसमें लगाता हूँ। तो इस खेती के साथ साथ मैं पशुपालन का भी काम करता हूँ, पशुपालन भी रखता हूँ। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि सह व्यवसाय को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये किसान भाई और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। जब पशुपालन में रखते हैं तो ये पशुओं का जो गोबर होता है वो हमारे खेत के अंदर ही हम डाल देते हैं। तो खेत के अंदर डालने से क्या है कि हमारी फसलें भी अच्छी हो जाती है और गोबर से ही हम फसल अच्छी तरह से पैदा करते रहते हैं। गोबर से बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में कई घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक एवं आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। पशुपालन से हमें बहुत फायदे मिलते हैं, क्योंकि इनका दूध अच्छा हो जाता है। करीब 60 लीटर पर डे का दूध दिन का प्रतिदिन का हो जाता है। तो ये 60 लीटर हो जाता है तो 12 महीने का करीब 5 लाख का दूध हो जाता है। तो इनके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो भी हमारे 1 लाख रुपए की हो जाती है। और आम है, आम भी हम रहते हैं तो आम भी हम लगाते हैं, तो आमों से भी हमारे लगाए हुए हैं। तो इन्हीं से भी करीब 30-40 हज़ार रुपये के आम भी बिक जाते हैं। इनकी केरिया बिक जाती है तो ये भी हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। और इनके जो हम मूंगफली बोते हैं तो मूंगफली भी हमारी करीब 1 लाख रुपए की हो जाती है, क्योंकि मूंगफली का जो चारा होता है वो तो पशुओं को खिला देते हैं और ये मूंगफली मंडी के अंदर लेके वहाँ बेच देते हैं। तो करीब 1 लाख रुपए की मूंगफली हो जाती है। तो गुआर है, जो गुआर भी हमारे हम क्या है 50-60 हज़ार का गुआर हो जाता है। तो 50-60 हज़ार का गुआर हो जाता है तो इनका चारा है वो हमारी पशुओं के लिए काम में आ जाता है। और बाजरा है तो बाजरा तो क्या है कि हम इसमें बंटे के अंदर काम लेते हैं। जो बाजरा निकलता है वो उनका कुट्टी है, वो चारा है, हरा चारा है, वो हमारी पशुओं के लिए काम में आ जाता है। और जो है वो जो भी हम मंडी के अंदर ही बेचते हैं, क्योंकि जो मंडी के अंदर करीब हमारे 1 लाख रुपए के जो हो जाते हैं। तो इनका जो चारा होता है जौं का वो हमारे पशुओं के काम में आता है। और ये गेहूँ है, जो गेहूँ हमारे क्या है कि हम उसको मंडी के अंदर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारी गेहूँ तो हम भैंसों के लिए ही पशुओं के लिए काम में लेते हैं। इनको बाँट में काम में ले लेते हैं और इनका हमारा ये रूटीन चलता रहता है।
तो ये हमारा अच्छा होता है। जो तरबूज हम लगाते हैं तो तरबूज ये सरसों की फसल हरा चारा काटने के बाद भैंसों को खिला के ये बाद में हम इसको तरबूज लगाते हैं। जैसे दिसंबर तक हमारा हरा चारा को काट लेते हैं सरसों को, और बाद में हरा चारा काटने के बाद में हम तरबूज लगाते हैं। तो तरबूज भी हमारे 1-1.5 लाख रुपए के तरबूज हो जाते हैं, तो इससे भी हमारी अच्छी इनकम हो जाती है। तो मेरे ये पशुपालन से भी ये अच्छी कमाई हो जाती है, और खेती से भी हमारी क्या है कि ये अच्छी पैदावार हो जाती है। तो करीब हमारे और पशुपालन से और खेती से दोनों से हमारी 10 लाख रुपए 12 महीने की बच जाती है। तो ये हमारी बचत हो जाती है 10 लाख रुपए की 12 महीने की, और हमारा ये रूटीन दोनों कार्यक्रम ये चलते रहते। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। तोरिया, जिसे किसान लाही के नाम से भी जानते हैं, इसकी बुआई सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है। लेकिन इसकी बुआई तभी की जाती है जब किसी कारणवश खेत खाली रह गए हों या बारिश से फसल बर्बाद हो गई हो। साथ ही इसकी कटाई के बाद गेहूं भी बो सकते हैं। तो जो किसान भाई तोरिया की बुआई करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करते हुए कैसे करें वैज्ञानिक तकनीक से खेती, इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। तोरिया लाही रबी की तिलहनी फसलों में सबसे कम समय में पकने वाली और सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है। यह फसल आमतौर पर उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। तोरिया की खेती खरीफ फसल की कटाई तथा रबी की फसल की बुआई के बीच के समय में ली जाती है। खेत का चयन। तोरिया की खेती से अच्छी उपज के लिए रेतीली दोमट एवं हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। भूमि क्षारीय एवं लवणीय नहीं होनी चाहिए। तोरिया की खेती अधिकांशतः बारानी की जाती है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगवाएं, जिससे भूमि में नमी की कमी न हो और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तोरिया की प्रमाणित किस्में। T9 यह तोरिया या लाही की किस्म 85 से 100 दिन की पकाव अवधि वाली बारानी व सिंचित दोनों स्थितियों में उगाए जाने के लिए उपयुक्त हैं। इसमें तेल की मात्रा 44.3% होती है। बीज का रंग भूरा होता है। औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। संगम 105 दिन में पकने वाली इस किस्म में 44.2% तेल की मात्रा होती है। सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त इसकी उपज औसतन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। TL15 जल्दी पकने वाली यह किस्म 85 से 90 दिन में पक जाती है। औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भवानी पकने की अवधि 75 से 80 दिन, उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। PT 303 पकने की अवधि 90 से 95 दिन, उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बीज की मात्रा एवं बीजोपचार। 1 हेक्टेयर में बुआई करने हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। खाद एवं उर्वरक। सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद बुआई के कम से कम 1 माह पूर्व खेत में डालकर खेत तैयार करें। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करें और जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच नहीं कराई है वे सामान्यतः
तोरिया की सिंचित फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नत्रजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस काम में लेना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ खड़ी फसल में प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नत्रजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। बुआई विधि और दूरी। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोएं। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। तोरिया बोने का समय खरीफ के फसल कटने के तुरंत बाद खेत तैयार करके तोरिया की बुआई करनी चाहिए। बुआई का उपयुक्त समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। खरपतवार नियंत्रण। तोरिया की बुआई के बाद 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 800 लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव करने से फसल में खरपतवारों की समस्या 1 माह तक नहीं होती है। इसके बाद यदि खेत में खरपतवार दिखाई दें तो उसे निराई करके निकाल देना चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। सिंचाई प्रबंधन। तोरिया की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं, अतः सिंचित क्षेत्र में 2 बार सिंचाई देने पर आशातीत पैदावार प्राप्त होती है। पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन बाद करें। फसल संरक्षण। पेंटेड बग व आरा मक्खी अंकुरण के 7 से 10 दिन में ये कीट अधिक हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियोन 2% 25 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। मोइला की रोकथाम हेतु डाइमिथोएट 30 इसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी छिड़काव करें। तोरिया की फसल में लगने वाले रोग एवं रोकथाम। किसान भाइयों, तोरिया की फसल में सफेद रोली, झुलसा व तुलासिता रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें एवं आवश्यकता अनुसार 20 दिन के अंतर पर छिड़काव दोहराएं। फसल कटाई। किसान भाइयों, समय पर बोई गई तोरिया की फसल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पक जाती है। आमतौर पर जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लें, अन्यथा कटाई में देरी होने पर दाने खेत में झड़ जाने की आशंका रहती है। पैदावार। उपरोक्त उन्नत तकनीक और उन्नत प्रमाणित किस्मों द्वारा की गई खेती से 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ बागबानी करते हैं, और इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने फलों के नए बाग लगाए हैं वे इस समय कौन कौन से कार्यों को करें जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार हो, तो इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। आज फल बगीचे जो हमारे राजस्थान में जो फल वाले जो बगीचे हैं उनकी इस समय क्या सामान्य जो सावधानियां हैं वो रखें और इस समय क्या क्या जो क्रियाएं हैं वो करें। बागवान भाइयों, फलों के नए बाग लगा देने मात्र से ही अधिक फल नहीं मिल जाएगा, बल्कि इसके लिए नए बाग में किए जाने वाले कार्य को समय पर करना होगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। तो बागों में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से समय समय पर करना चाहिए, जिससे
कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। फलों के बाग में एक समस्या खरपतवारों की आती है। इसके लिए बाग में खुरपी, फावड़े या पावर टिलर यंत्र की सहायता से बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करते रहना चाहिए। एक चीज़ मैं किसान भाइयों को और कहूँगा, क्योंकि नया पौधा लगाते हैं हम, बडिंग से लगाते हैं, ग्राफ्टिंग से लगाते हैं, तो एक विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो बड और जो ग्राफ्ट यूनियन है, यानी कि जहाँ से हमने रूट स्टॉक और साइन है, मूल व्रंत और जिसको साइन कहते हैं, उनके जो जंक्शन होता है उसके नीचे जो भी नई ग्रोथ होती है उसको हटा देना चाहिए सिकेटर की सहायता से, क्योंकि उस ग्रोथ को हम लेंगे तो वो एक तो रूट स्टॉक है तो उसका फलत अच्छी नहीं आएगी, और जो वाटर सकर्स हैं जिसको हम साइड सकर्स बोलते हैं उनको तो बिल्कुल भी हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको उत्पादन नहीं मिलता है, वो पौधे का जो पोषण है वो बेकार जाता है। इसलिए जो भी ग्राफ्ट यूनियन या बड यूनियन है उसके नीचे कोई भी ग्रोथ हो उसको हटा दें। ये भी एक विशेष प्रक्रिया है, उसको दोहराते रहें। इसके बाद में एक मैं कहूँगा कि ज़्यादातर तो बगीचे होते हैं उनमें ओपन सेंटर यदि सिस्टम रहता है तो वो ठीक रहता है। उसमें क्या करते हैं, ओपन सेंटर, सेंटर लीडर, ये 2-3 सिस्टम हम अडोप्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लगभग पौधे को ज़मीन से 1 मीटर हाइट तक हम लगभग रखते हैं, उसके बाद में शाखाएं लेते हैं। तो उसके लिए प्रारंभ से ये करें कि पौधा जब हमारा छोटा रहता है तभी से उस पर का जो नई ग्रोथ है, टॉप है, उसको काट देते हैं। काटने के बाद में क्या होगा, साइड से उसकी ब्रांचेज निकलेगी, मैन स्कैफोल्ड ब्रांचेज जो बाद में जाके बनती हैं वो बनेगी, तो बीच में स्पेस रहेगा, उसमें सूर्य का प्रकाश अच्छा आएगा, हवा आएगी, क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट डेवलप नहीं होगा तो कीट बीमारियां नहीं आएगी, और अच्छा प्रकाश उसमें पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, इससे हमारे फल की क्वालिटी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये मुख्य जानकारियां जो किसानों को, भाइयों को करना चाहिए। फल बागान से अच्छी फलत देने हेतु पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आम, अमरूद, नींबू, अनार के पौधों के चारों ओर 25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद प्रतिवर्ष प्रयोग करें। इसके अलावा पौधों के प्रकार, आयु और मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित मात्रा में समय समय पर खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक फलोत्पादन मिलेगा। जब पौधा चल जाता है इसके बाद में हम उसमें यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करेंगे, बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ फल वाले जो पौधे होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें लगाते ही कीड़े और बीमारी आ जाती है। जैसे अपना नींबू है, नींबू में जैसे इस साल आपने लगाया तो इसी साल जैसे ही अनुकूल समय मिला, जैसे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना होता है वो इसमें जो लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है, सिट्रसाइला है, ये इस तरह के जो कीड़े हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सिट्रस कैंकर है जो कि इसका इम्पोर्टेंट एक रोग है नींबू का। तो इस तरह के तो हमको किसान भाइयों को चाहिए कि वो रोज अपने बगीचे में जाएं, रोज एक एक पौधे को देखें कि किसी में रोग तो नहीं है, कीट तो नहीं है, और यदि हैं तो समय रहते हुए उनका नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। बागबान भाइयों, नए फलों के बाग लगाने के लगभग 3 से 4 वर्ष बाद फल मिलना शुरू होता है और ऐसी दशा में नए बाग में अनंत फसलों के रूप में सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। इस समय फल बागों में कई तरह के हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी, बेला, लीफ माइनर। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर मेटास्टाक्स 25 EC या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 30 EC को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपाय अपनाने चाहिए, तभी इन बागों से आगे चलकर अच्छी फल मिलेगी। ये जो प्रक्रियाएं हैं हम सभी फल वाले जो बगीचे हैं, जैसे अपना नींबू है, जामुन है, बेर है, लसोड़ा है, ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई वो सभी जो राजस्थान में जो सभी फल होते हैं वो उन सब में ये क्रियाएं सामान्य तौर पर की जानी चाहिए।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के कृषक सुरेंद्र कुमार ने। यह सिरोही नस्ल की बकरियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी उत्तम नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय है। इस नस्ल के मुख्य लक्षण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का झोल होता है, ये इसका नस्ल का पहचान का मुख्य लक्षण है। दूसरा, इसके लीफी ईयर है जो कि पत्ते नुमा होते हैं। तीसरा, इसके जो सींग होते हैं वो थोड़े सर में गड़े हुए होते हैं। और चौथा, जो इसका पिछली टांगों का जो भाग है टखना, वहाँ पर इसके जो बाल होते हैं ये गुच्छेनुमा होते हैं। ये सिरोही नस्ल की बकरी के लक्षण हैं। इस प्रकार से जब भी आप बकरी खरीदे तो इन लक्षणों को देखकर आप बकरी खरीदे। और ये भूरे रंग की भी होती है और भूरे धब्बेदार रंग की भी होती है। इसका जो मांस होता है ये उत्तम क्वालिटी का होता है। दूध उत्पादन भी ये 1 से 1.5 लीटर देती है। पशुपालक भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 4 से 6 घंटे तक आप इसको चराई कराए और तब आपको ज़्यादा लाभप्रद होगी बकरी पालन। स्टाल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बकरी को अपने घर में ही पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे आप चराने के लिए जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और इसके जो आहार है, आप तकरीबन प्रति बकरी जो दूध उत्पादन कर रही है उसको 300 से 400 ग्राम आप प्रतिदिन का दाना दे। और हरे चारे में आप जैसे रिज का है या आपके पास नीम की पत्तियां हैं इस समय, या सेजना की जो पत्तियां हैं वो आप इसको 1 से 2 किलो तक पत्तियां खिलाए। और आपके पास जैसे ग्वार का चारा है या लूम है वो आप आधा किलो से 1 किलो तक आप प्रतिदिन आप इनको खिलाए। बांट में आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप नमक अवश्य रखें प्रति बकरी और 10 से 15 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सर आप इसमें अवश्य रखें। तो विभिन्न तरह की किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी और आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ होगी। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। स्वास्थ्य प्रबंधन में आप जैसे ही आपके पास जो छोटी बकरी का बच्चा है वो जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप उनको पहला टीका PPR का लगवाए। 3 वर्ष में 1 बार लगाते हैं। ऐसे ही फड़किया रोग के लिए ईटी का टीका लगाते हैं, ये भी प्रति वर्ष 1 बार लगाते हैं, साल में 1 बार ही लगवाए। और जो FMD का खुरपका मुंहपका रोग होता है उसका टीका साल में 2 बार आप लगाए। तो बकरियों में आप इस तरह के टीके लगाने से किसी भी तरह की ये तीनों तरह की बीमारियां पैदा नहीं होगी। और जब भी आप कहीं से नई बकरी खरीदे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से उसको प्राथमिकता दें। और अगर आपने 50 किलोमीटर दूर से बकरियां खरीदी है तो पहले ही आप जहां खरीदते हैं वहां पर आप टीकाकरण अवश्य करवा दें। और 15 दिन बाद आप बकरी को अपने बाड़े पर आप लाइए तो आपकी बकरियों में मोर्टिलिटी नहीं होगी और आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।